हेलो दोस्तों, नमस्ते। आप सभी को द एडुकेटर मान चैनल पर दिल से स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज के ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ एक लेजेंडरी ट्रेडर जॉर्ज लेन की इंटरव्यू। और ये इंटरव्यू लिए थे हाउ टू मेक लिविंग ट्रेडिंग फॉरेन एक्सचेंज किताब की लेखक कोर्टनी डी स्मिथ ने। ये इंटरव्यू एक फ़ोन टू फ़ोन वार्तालाप था। जॉर्ज लेन को हम फादर ऑफ स्टोकेस्टिक्स कहते हैं। जब ये इंटरव्यू लिया था तब जॉर्ज लेन काफ़ी बूढ़ा हो चुका था और कुछ दिन के बाद उसकी मृत्यु भी हो चुकी थी। वो मेनली स्टैंडर्ड एंड पुअर्स फ्यूचर्स के ट्रेडर थे। ऑथर के पहला सवाल, क्या स्टोकेस्टिक्स बाजार एनालिसिस करने का आपका प्राथमिक रूप है? जॉर्ज लेन, हाँ, ये मेरे द्वारा खोजी गई या कोशिश की गई हर चीज़ को बीट करते हैं। एक बार जब आप इसका उपयोग करना जानते हैं तो ये बहुत इफ़ेक्टिव है। ऑथर, क्या आप इसे मुख्य रूप से एक ट्रेंड इंडिकेटर के रूप में या ओवरबूट या ओवरसोल्ड या फिर क्रॉसओवर के रूप में उपयोग करते हैं? जॉर्ज लेन, मैं एक शॉर्ट टर्म ट्रेडर हूँ। हम दिन में लगभग 3 या 4 बार ट्रेड करते हैं। मैं इसका उपयोग नीचे की ओर बाय सिग्नल करने के लिए करता हूँ। ऑथर, क्या आप बाय सिग्नल पाने के लिए क्रॉसओवर की उपयोग करते हैं? जॉर्ज लेन, हम इसमें से क्रॉसओवर शब्द क्यों नहीं निकालते? क्रॉसओवर होता है लेकिन वो सिग्नल नहीं है। डाइवर्जेंस एक सिग्नल है। ऑथर, क्या डाइवर्जेंस को ओवरबूट या ओवरसोल्ड क्षेत्र में होना चाहिए या फिर ये चार्ट पर कहीं भी हो सकता है? जॉर्ज लेन, ज़्यादातर ये ओवरबूट या ओवरसोल्ड क्षेत्र में होता है। ये सबसे सुरक्षित है। इसके बारे में हम बीच में कुछ बातें करेंगे। ऑथर, जब आप एक डाइवर्जेंस देखते हैं तो क्या आप एक सिग्नल देने के लिए एक क्रॉसओवर का उपयोग करेंगे? जॉर्ज लेन, नहीं, सिर्फ डाइवर्जेंस। ऑथर, तो जैसे ही आप डाइवर्जेंस देखेंगे आप खरीदेंगे या फिर बेच देंगे? जॉर्ज लेन, आपको पुराने चार्टिंग को स्टोकेस्टिक्स के साथ जोड़ना होगा और ये बहुत इफ़ेक्टिव है। ऑथर, तो सीधे सीधे बात करते हैं। मैं नीचे की ओर एक डाइवर्जेंस देख रहा हूँ। क्या आप डाइवर्जेंस प्राप्त करने के बाद प्रीवियस हाई के ऊपर एक रिवर्सल बार या ब्रेकआउट की तलाश करेंगे? जॉर्ज लेन, हाँ, या फिर उसी समय। स्टोकेस्टिक्स एक हेयर अर्ली है। ये एक लीडिंग इंडिकेटर है। कई बार आपको अपना स्टोकेस्टिक्स डाइवर्जेंस मिलेगा और फिर 1 या 2 बार बाद में आपको अपना चार्ट सिग्नल मिलेगा। ऑथर, क्या आप पाते हैं कि डेली और वीकली घंटों के साथ साथ शॉर्टर टर्म बार्स पर भी ऐसा ही होता है? जॉर्ज लेन, नहीं, जब एक बार ये 50% को तोड़ देता है, मुझे पता है कि मैं सही हूँ, फिर भी मैं इस पर अधिक भार नहीं डालता। ऑथर, क्या आपने कभी राइट हैंडेड या लेफ्ट हैंडेड क्रॉसओवर्स देखा है? जॉर्ज लेन, हाँ, बाजार जब नीचे आता है तब एक बड़ा डबल बटन बनाते हैं। पहले बटन पर आपके पास लेफ्ट हैंड का क्रॉसओवर होगा जो कहते हैं वेट करने की। आपको राइट हैंड का क्रॉसओवर मिलने वाला है और ये एक बेहतर सिग्नल होने जा रहा है। इसीलिए आप डबल बटन के दूसरे बटन की प्रतीक्षा करें और राइट हैंड क्रॉसओवर मिलने के बाद एंट्री करें। ऑथर, इसीलिए राइट हैंडेड क्रॉसओवर महत्वपूर्ण है क्या? जॉर्ज लेन, हाँ सर, ये इम्पोर्टेंट है। ऑथर, कुछ लोग कहते हैं कि जब स्टोकेस्टिक्स पहली बार 80% को पार करते हैं तो ये बाय करने का एक अच्छा समय है और ये एक अच्छा ट्रेंड सिग्नल है। जॉर्ज लेन, वो जैक वार्नेस्टीन की व्याख्या है। उन्होंने डिस्कवर किया है और हमें 47 सालों से सिखा रहा है कि कभी कभी स्टोकेस्टिक्स टॉप पर चला जाता है और बाजार चलता रहता है। दूसरे शब्दों में इसमें इतनी गति है कि ये बस चलता ही रहता है। स्टोकेस्टिक्स जब 100 के आसपास उठता है तो कुछ नहीं कर सकता, इसीलिए वो छत के साथ साथ चलता है। इस तरह की चीज़ें होती है और ये अद्भुत है। तो जब 75% के आसपास उठता है तो वो एक बायर होता है। अगर मैंने नीचे बॉटम के पास एक बाय किया है तो मैं वहाँ ऊपर एक और बाय कर सकता हूँ, लेकिन मुझे वहाँ पहले वाले को खरीदने में थोड़ी परेशानी है। ऑथर, उस फॉर्मेशन के बारे में आप क्या कहेंगे? एक नी या एक शोल्डर या फेलर? क्या आप उसे बहुत बार देखते हैं और क्या आप उसे सार्थक पाते हैं? जॉर्ज लेन, हाँ सर, ऐसा हुआ है। ये बहुत बार नहीं होता है लेकिन ऐसा होता है। आप देखते हैं कि क्या बाजार नीचे आता है जब मुझे एक लेफ्ट हैंड का क्रॉसओवर देता है और तब मैं राइट हैंड क्रॉसओवर की प्रतीक्षा करने जा रहा हूँ, लेकिन फिर के रेलिया करता है और फिर वापस आता है और डी को चूमता है
और फिर वापस ऊपर जाना शुरू करते हैं। अब मेरे पास केवल के में कन्वर्जेंस है, तो मैं उस पर कूदता हूँ और जाता हूँ। इसका मतलब है कि हमें वो राइट हैंडेड का क्रॉसओवर नहीं मिल सकता है, क्योंकि मुझे के में एक वेर राइट हैंडेड का क्रॉसओवर मिला है। आप के या डी या दोनों में एक डाइवर्जेंस लेते हैं, इसीलिए यदि आपकी अपना डाइवर्जेंस डी में नहीं मिलता है तो उसे के में प्राप्त करें और उसके साथ चले। ऑथर, मान ले कि आपने डाइवर्जेंस की स्थिति में प्रवेश किया है। अब अपना सुरक्षात्मक स्टॉप लॉस कैसे सेट करते हैं? जॉर्ज लेन, पिछले दो लो के निम्नतम लो से 2 क्लिक पीछे। ऑथर, स्टोकेस्टिक्स नाम कहाँ से आया? जॉर्ज लेन, स्टोकेस्टिक स्टैटिस्टिक्स का एक उन्नत रूप है। स्टैटिस्टिक्स में हर बार उन्हें ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ता है जिसमें इतना डेटा होता है कि उन्हें अध्ययन के अन्य तरीकों का उपयोग करना पड़ता है। मैं एक बार सैन फ्रांसिस्को के लिए उड़ान भरने वाले एक स्टोकेस्टिक्स इंजीनियर के बगल में बैठा था। उन्होंने मुझे स्टैटिस्टिक्स को उन्नत स्तर के आकारों के रूप में समझाया। वो हबल टेलीस्कोप के लेंस को नया स्वरूप देने जा रहा था, क्योंकि आकाश के सभी तारे का डाटा इतना विशाल था कि उन्हें चीज़ों को थोड़ा बदलना पड़ा। ये एक अच्छा उदाहरण है कि वे इसका उपयोग कहाँ करते हैं। ऑथर, क्या स्टोकेस्टिक्स रेट ऑफ चेंज या आरएसआई से बेहतर एसिलेटर है? जॉर्ज लेन, वेल्स वाइल्डर्स के आरएसआई एक बहुत अच्छा इंडिकेटर है। ये एक क्लोजिंग प्राइस के अलावा और कुछ नहीं है। यदि आप ओपन हाई एंड लो को उतारते हैं और एक चार्ट बनाते हैं तो आपको उसी प्रकार का पैटर्न प्राप्त होगा जो आपको आरएसआई के साथ मिलता है। ये डाइवर्जेंस और उस तरह की चीज़ों को दिखाएगा। इसीलिए मेरे हिसाब से क्लोजिंग प्राइस चार्ट को इस्तेमाल किया गया था शुरू में। ये एक अच्छा इंडिकेटर था। वेल्स वाइल्डर के आरएसआई एक जटिल तरीका है। ये एक अच्छा सिग्नल है, लेकिन ये वन लाइन सिग्नल है, जबकि स्टोकेस्टिक्स सिर्फ पास में कभी विफल नहीं होता है। हमने कई वर्षों तक स्टोकेस्टिक्स को आरएसआई के साथ इस्तेमाल किया, लेकिन हम अंत में इस मुकाम पर पहुंचे कि हमें दो एसिलेटर की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए हमने आरएसआई का उपयोग करना छोड़ दिया, क्योंकि हमें इसकी आवश्यकता नहीं है। मैंने आरएसआई की बजाय वॉल्यूम का इस्तेमाल किया। ऑथर, आप वॉल्यूम का उपयोग कैसे करते हैं? जॉर्ज लेन, वॉल्यूम एक बहुत ही स्टैंडर्ड चीज़ है। हम 45 से 50 वर्षों के करीब यही सिखा रहे हैं। ऑथर, आप क्यों स्टोकेस्टिक्स का उपयोग करते हैं? अधिकांश सर्च सर्विस या तो 9 या 14 डेज का उपयोग करती है। जॉर्ज लेन, बहुत खूब। एक चार्टिंग सेवा में उन सभी को समान होना चाहिए, क्योंकि वे चार्ट बनाने के लिए कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। आप चार्ट को देख के क्या करते हैं? मान लीजिए कि आप दैनिक चार्ट को देख रहे हैं। आप कुछ दिनों के लिए देखते हैं और चक्र का पता लगाते हैं। वो चक्र जो आप देखते हैं, जरूरी नहीं कि वो चक्र जो अगले डेस्क पर मौजूद व्यक्ति भी देख पाते। नियम ये है, जब आप एक इंडिकेटर पर काम कर रहे हैं और इंडिकेटर में एक मूविंग एवरेज है, उस इंडिकेटर के लिए इनपुट डाटा उस चक्र का 50% होगा जो आप ट्रेड कर रहे हैं। आमतौर पर एक चक्र काफ़ी कॉमन होता है। ये बहुत कम हो सकता है, लेकिन ये काफ़ी रिपीटेटिव होता है। आप चक्र की सलाखों की आधी संख्या लेते हैं और वो स्टोकेस्टिक्स के लिए इनपुट डाटा है। अब आप स्टोकेस्टिक्स के उस चक्र में फिट करने के लिए डिज़ाइन कर रहे हैं जो आप देखते हैं, और इसीलिए वो आपके लिए सबसे सफल होगा। ऑथर, चक्र की लंबाई का किसी चीज़ से क्या लेना देना है? जॉर्ज लेन, नियम यह है कि एसिलेटर के विश्लेषण, जब भी आप किसी भी प्रकार का एक एसिलेटर विकसित कर रहे हैं, तो उस एसिलेटर की गणना करने के लिए इनपुट डाटा आपके द्वारा ट्रेडिंग किए जा रहे चक्र का 50% होने वाला है, और वो आपके लिए सबसे लाभदायक ऑसिलेटर होगा। ऑथर, क्या कोई विशेष कारण है कि 50% ही क्यों, पूरा चक्र क्यों नहीं? जॉर्ज लेन, आपके एसिलेटर में इसे सुचारू करने के लिए आपके पास मूविंग एवरेजेस है,
जब आप 10 डे मूविंग एवरेज की उपयोग करते हैं तो आप पिछले ट्रेड से 5 दिन पीछे होंगे। जब आप इनपुट डाटा लेते हैं जो आपके पिछले ट्रेड को दिखाते हैं जो कि 30 दिन के एसिलेटर पर 15 दिन पहले होगा, तो ये सबसे सफल प्रतीत होता है। मैंने इसे वर्षों से रिसर्च किया है और मैंने इसे नहीं बदला है। ऑथर, क्या इसीलिए प्रत्येक कमोडिटी की स्टोकेस्टिक की गणना के लिए एक अलग लेंथ होगी? जॉर्ज लेन, ये स्टोकेस्टिक्स को केवल मनमाने ढंग से एक संख्या सुनने की तुलना में थोड़ा अधिक सफल और थोड़ा अधिक विश्वसनीय बनाते हैं। ऑथर, इन जनरल आप ये कहेंगे कि सात सर्विसेज ने लगभग 14 दिन के इनपुट पर एक अच्छा औसत सुना है। जॉर्ज लेन, मुझे लगता है कि डेली चार्ट 14 या 15 को देखने का एक बहुत अच्छा औसत है। ये आमतौर पर 30 दिन का चक्र होता है। ऑथर, स्टोकेस्टिक्स का आविष्कार किसने किया? जॉर्ज लेन, मैंने किया। ऑथर, कब किया? जॉर्ज लेन, हमने इसे लगभग 1948 में शुरू किया था। ऑथर, और कौन था? जॉर्ज लेन, लगभग 4 या 5 लोग मेरी मदद कर रहे थे। वे सभी अच्छे आदमी थे। हे भगवान, मुझे अब उनके नाम भी याद नहीं है। मुझे पता है कि उनमें से एक शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड में गया और एक बड़ा खिलाड़ी बन गया। मुझे याद है कि एक दिन उसकी एक बड़ी पोजीशन थी और वो मिशिगन में अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जाना चाहता था और उसने अपने एक दोस्त से कहा कि वो उसे अपने पद से हटा दे। उसका दोस्त उसे पद से बाहर निकलना भूल गया और अगले दिन बाजार खोली और 3 दिन तक बाजार नीचे चला गया और उसका बैलेंस सफाया हो गया। उसने केवल 2 या 3 दिनों में $3,60,000 का नुकसान किया। मुझे उसके लिए बहुत अफसोस हुआ। अथर, वो कब हुआ था? जॉर्ज लेन, वो 1948 या 1949 में था। अथर, तो वो असली पैसा था? जॉर्ज लेन, हाँ, वो एक बहुत बड़ा अमाउंट था, लेकिन वो एक बेहतरीन ट्रेडर था और वो स्टोकेस्टिक्स अच्छा इस्तेमाल किया था। ऑथर, एनी कमेंट्स जो आप हमें भेज सकते हैं? जॉर्ज लेन, हमने ट्रेडिंग की पद्धति विकसित की है। हम स्विच फ्रैंक और S&P और उस तरह के सामान पर 3 मिनट के बार का ट्रेडिंग करते हैं। हम स्टोकेस्टिक्स और वॉल्यूम और सामान्य चार्टिंग टेक्निकों और पैटर्न का उपयोग करते हैं और हम पाते हैं कि वे 3 चीज़ें एक साथ लगभग कमाल की है। वे कभी भी बिना किसी नुकसान के 2 या 3 सप्ताह तक चले जाते हैं। ऑथर, डे ट्रेड करते हैं? जॉर्ज लेन, हम दिन में औसतन 4 बार ट्रेड करते हैं। मैंने एक दिन में 1 मिनट के बार का ट्रेडिंग किया और ये आपको बहुत अधिक संकेत देता है। मुझे लगता है कि मैं 38 ट्रेड्स लिए थे। मुझे लगता है कि मैंने पैसा कमाया। मुझे पता है कि ब्रोकर ये कर सकते हैं। ऑथर, मैं एक बात जानता हूँ और ये है कि ब्रोकर हमेशा जीतता है। जॉर्ज लेन, क्या ये अद्भुत नहीं है? जब आप जीतते हैं तो वो जीत जाता है, जब आप हारते हैं तब भी वो जीत जाते हैं। ऑथर, ठीक है जॉर्ज, अब मुझे पता चला कि आप इतने लंबे समय तक ब्रोकरेज बिजनेस में क्यों थे। तो ये था लीजेंडरी ट्रेडर जॉर्ज लेन की इंटरव्यू। ये ऑडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट कीजिए। थैंक यू।